आय तथा व्यय के आइटम्स पे बात करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। तो वो आप देखिएगा कि क्या होती है। ठीक है, तो सरकार जो खर्च करती है, कहाँ पर खर्च करती है और कहाँ से इनकम पाती है, ये बेसिक पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। और जो एक टेंटेटिव इनकम होती है गवर्नमेंट की या एक्सपेंडिचर होता है टेंटेटिव, इन टेंटेटिव इनकम तथा टेंटेटिव एक्सपेंडिचर को हम लोग जो मैनेजमेंट करते हैं उसे हम लोग बजट कहते हैं। ठीक है, तो हमको ये जानना कि इनकम गवर्नमेंट कहाँ से पाती है, टैक्स के रूप में, जुर्माने के रूप में, ठीक है, और उसको व्यय कहाँ करती है। तो इन सारी मदों को हम बेसिकली सीखेंगे, फिर बजट में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए, हमारा एक डेमोक्रेसी, हमारा एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की सरकार जो है लोगों के कल्याण को अधिकतम करने के लिए काम करती है। गवर्नमेंट जो भी व्यय करेगी उसमें एक ही टारगेट हो कि समाज के सभी व्यक्तियों का लाभ अधिकतम हो। जो समाज का वेलफेयर है उसको मैक्सिमम करना इसका टारगेट होता है। ठीक है, इसी कारण सरकार को कई ऐसी योजनाओं को शुरू करना पड़ता है जो धन अर्जन के हिसाब से तो बहुत ही फीसिलिटी साबित होती है। जैसे आपका देखिएगा एजुकेशन सिस्टम में शायद फी के रूप में मिलने वाला अमाउंट बहुत कम होता है। हॉस्पिटल में जो फी के रूप में मिलने वाला अमाउंट होता है बहुत कम होता है। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर इनकम बहुत कम मिलती है लेकिन एक्सपेंडिचर बहुत अच्छा होता है, एक्सपेंडिचर बहुत करना पड़ता है। कहीं ना कहीं उनका टारगेट होता है मैक्सिमाइज टू वेलफेयर, यानी जो आपका वेलफेयर है यानी कल्याण है समाज का, उसको मैक्सिमम करने की बात की जाती है। लेकिन जन कल्याण के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, इन जन कल्याणकारी योजनाओं को के कारण ही सरकार को वित्तीय घाटे में कोई कमी नहीं आ रही है। तो इस प्रकार देखिए, हम कह रहे हैं कि जो हमारे वहां घाटा होता है, आपने देखा होगा जब हमारी इनकम आय से ज्यादा अगर आपके पास व्यय हो जाएगा तो आपको बजट में घाटा हो जाता है। और ये घाटे का एकमात्र कारण होता है जो हमारे पास वेलफेयर योजनाएं होती हैं। ठीक है, इन योजनाओं के कारण हमको ऐसी समस्या आती है। ठीक है, अगर मैं पुराने बजट की बात करता हूं, 2017-18 की बजट में बात करता हूं, तो वहां पर जो आपका फाइनेंशियल डिफिसिट था वो 3.2% था। मैं इनको डिस्कस करूंगा आगे क्या होता है ये टर्मिनोलॉजी। ठीक है, लेकिन 2018-19 में इसे 3% के नीचे लाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो आपका पैसा आता है तथा जो पैसा खर्च किया जाता है उसके आधार पर इन घाटों को कैलकुलेट किया जाता है। घाटे कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका बजट घाटा होता है, आपका प्राथमिक घाटा होता है, आपका फिस्कल डेफिसिट होता है, कई घाटे होते हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट हम आपके साथ प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, वो देखिएगा आगे। अगर मैं बात करता हूं 100 पैसे के रूप में कि 100 पैसे की आय में सबसे ज्यादा आय किस सेक्टर से होती है, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। तो मैं ये 2017 भी पुराना में लेके चलता हूँ, नया डेटा भी आपको सर्च करना सिखाऊंगा। तो 2017-18 में अगर 100 पैसे की बात की जाए कि 100 पैसे कहाँ से गवर्नमेंट को मिले, तो सबसे ज़्यादा आप देखिए कि 19 पैसे यानी 19% भी आप कह सकते हो कि 19% जो इनकम गवर्नमेंट को मिल रही है वो उधारी और अन्य देनदारियों से मिल रही है। मतलब कि वर्ल्ड बैंक, ठीक है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इस प्रकार की बड़ी बड़ी संस्थाओं से इनको इनकम मिल रही है। और ये देनदारियां या उधारी इनको फ्यूचर में रीपेमेंट करना है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट जितना एक्सपेंडिचर करती है तो आय कहीं ना कहीं से व्यवस्था करती है, तो उधारी तथा देनदारियों के माध्यम से वो पैसा पाती है। देनदारियों का मतलब होता है जो उधार पहला गवर्नमेंट ने किया है उसको रीपेमेंट कर रही है, किसी देश की सरकार कर रही है, कोई संस्था रीपेमेंट कर रही है। तो उधारी तथा देनदारी से गवर्नमेंट को इस 2017-18 के बजट में सबसे ज्यादा आय प्राप्त हुई थी। तो देख, जो एक देश के लिए, विकासशील देश के लिए थोड़ा सा निगेटिव है कि आप उधार के माध्यम से इकोनॉमी में आप इकोनॉमी को ऑपरेट कर रहे हो। हाँ, दूसरा सबसे बेस्ट आइटम था निगम कर, यानी जिसको हम लोग कंपनी कर कहते हैं। और ये कंपनी कर क्या था, ये टैक्स के रूप में हमारे पास 19 पैसे यानी 19% का योगदान दे रहा था, दे रहा है, जो वास्तव में एक अच्छी मत के रूप में जाना जा रहा है यहाँ पे। फिर आपका आता थर्ड रैंक पे इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स जो किसी व्यक्ति की आय पर लगने वाला कर होता है और इससे गवर्नमेंट को जो प्राप्त होने वाला
आय है वो लगभग 16 पैसे आय प्राप्त होती है, अर्थात 16% इनकम गवर्नमेंट को इनकम टैक्स से प्राप्त होती है। फिर उसके बाद संघ उत्पाद शुल्क से 14 पैसे प्राप्त होता है, सेवा कर अन्य कर से 10 पैसे प्राप्त होता है, गैर कर आय से 10 पैसे और सीमा शुल्क से 9 पैसे तथा गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से 3 पैसे प्राप्त होते हैं। तो एग्जाम्स में आपको जो पूछा जाता है सबसे ज्यादा कि भारत सरकार की 100 पैसे के हिसाब से आय के प्रमुख कौन कौन से क्रम में लगाइए, तो आपको ये क्रम में दिया रहेगा 1 2 3 4, ये इसका क्रम है और इसको क्रम में एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है या पूछ लिया जाता है कि नंबर 2 पर कौन सा आता, तो आपको निगम कर याद रखना पड़ेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में बन जाता है और आप देखिएगा कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पॉइंट आता है। तो ये सरकार की आय की मदें थी कि सरकार 100 पैसे में सबसे ज्यादा इनकम कहां से प्राप्त करता है, और उस इनकम को हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो इनकम है सबसे ज्यादा वो वास्तव में प्राप्त हो रही है हमको उधारी तथा देनदारी और निगम कर का एक अच्छा रोल है, साथ ही साथ इनकम टैक्स का। तो इस प्रकार गवर्नमेंट की आय में ये अगर प्रमुख मदों की बात करते हैं, प्रथम 4 मदों की बात करते हैं, तो ये मदें हैं। ठीक है, उसके साथ साथ यहां पर देखिए एक नोट है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह बात ध्यान रखने वाली कि उधारी और अन्य देनदारियां, जिसको हमने पॉइंट नंबर 1 के साथ डिस्कस किया आपके पास, तो उधारी तथा अन्य देनदारियों को सरकार की आय के रूप में दिखाया गया है, जबकि ये सब सरकार के लिए बाहर से लिया गया एक प्रकार का कर्ज है, यानी उस साल की इनकम का ये पार्ट है जो फ्यूचर में उसे क्या करना है, रीपेमेंट करना है, जो सरकार को बाद में ब्याज के साथ चुकाना पड़ता है। तो जब ब्याज के साथ चुकाना पड़ता है तो वहां पर हम देख सकते हैं कि इस प्रकार हम देख पाते हैं कि सरकार की शुद्ध आय कितनी हो जाती है। सरकार की शुद्ध आय आपके पास लगभग 81 पैसे है। यानी क्या होता है कि अगर हम रीपेमेंट मद को हटा देते हैं, रीपेमेंट मद को हटाने के बाद, ठीक है, क्योंकि आप जो उधारी देनदारी है उसको अगर हम हटा देते हैं तो उसके पास जो हमारे पास बचता है वो वास्तव में एक्चुअल इनकम है। तो इसलिए ये जो सबसे ज्यादा 19 पैसे हम लेते हैं ये एक्चुअल पार्ट नहीं है आपकी इनकम का, इसलिए विशुद्ध की गणना जरूर की जाती है। तो 81 पैसे है जो हमारी इकोनॉमी में, इससे नहीं काम चलता, इसलिए हम लोग उधार लेते हैं। ठीक है, जबकि उधारी से प्राप्त 19 पैसे है, तो ये इकोनॉमी के लिए एक बड़ी विडंबना है और इसको गवर्नमेंट किसी तरह से क्या करना चाहती है, इसको हटाना चाहती है। आपने देखा होगा कि सारे आइटम, चाहे एलपीजी पे सब्सिडी की बात करिए, ठीक है, एलपीजी की सब्सिडी, चाहे पेट्रोल पे सब्सिडी की बात करिए, चाहे आप रासायनिक खादों पर सब्सिडी की बात करिए, कहीं ना कहीं इस उधार से तथा अन्य देनदारियों से इन सब्सिडी को मेंटेन किया जाता था, जिसको गवर्नमेंट बहुत अधिक मात्रा में इन सब्सिडीज को समाप्त करती जा रही, ताकि मेरा आइटम 1 जो है, ये जो हमारे पास है, इसको हम समाप्त कर सकें। तो हमारे पास एक टारगेट है, इसलिए ये लोग गवर्नमेंट क्या करती है, इन सब्सिडीज पे जो पैसा पेमेंट खर्च आता है उसको कम करने का प्रयास कर रही है। दूसरी बात हम करते हैं सरकार की, अगर व्यय की बात करते हैं कि सरकार जो पैसा आता है वो खर्च कहां करती है, तो सरकार का जो बजट है 2017-18 के मैं स्रोत के आधार पर बताता हूं, तो सरकार का जो आपका है करों तथा शुल्कों में राज्य का हिस्सा ये होता है कि देखिए आपने इनकम टैक्स पेमेंट किया, ठीक है, और इनकम टैक्स पेमेंट करने में आपने देखा कि यूपी सरकार से मान लीजिए इनकम टैक्स कलेक्शन हुआ, तो यूपी सरकार को आपने देखा होगा बाद में सेंट्रल क्या करती है, डिवाइड करती है, जो टैक्स से प्राप्त हिस्सा है वो राज्यों को आपस में वितरित करती है। तो इस प्रकार जितना आपको इनकम प्राप्त होती है टैक्स के रूप में, वो 24 पैसे की इनकम को क्या करती है, राज्यों के साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना पैसा मिलता है उसमें 24 जो पैसा % है वो राज्यों को क्या किया जाता है, भुगतान कर दिया जाता है। फिर आपका ब्याज भुगतान करने में देखिए सेकंड नंबर पर आइटम है आपका टू पे द इंटरेस्ट, 18 पैसे इनकम, यानी 18% इनकम जो है वो केवल और केवल पेमेंट पे, किस पे,
इंटरेस्ट पेमेंट पे जाती है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इतना अधिक लोन है आपके देश से, घरेलू देश के अंदर, ठीक है, विदेशी संस्थाओं से, विदेशी देशों से, कि उसको मूलधन की अब बात नहीं करते, केवल और केवल ब्याज को चुकाने में 18% पैसा खर्च किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक देखिए यहां पर एक निगेटिव बात है, आपकी जो मनी है नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स को जनरेट कर रही है और वास्तव में इसका मिस यूज ऑफ द मनी है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि वो चाहती कि हम विदेश से ज्यादा लोन ना लें ताकि हमको ब्याज का भुगतान ज्यादा ना करना पड़े। इसलिए ये देखिए एक मतलब एक सेकंड नंबर का जो आइटम है जो एक निगेटिविटी को दिखाती है कि जो हमारे पास व्यय का एक निगेटिविटी पॉइंट को शो कर रहा है। अदर हमारे पास एक्सपेंडिचर के अंतर्गत 13% पैसे खर्च किए जाते हैं। केंद्रीकृत योजनाओं पर जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से पास प्लान्ड योजनाएं हैं उस पर 11 पैसे खर्च किए जाते हैं। पांचवा सब्सिडी पर 10 पैसे खर्च किए जाते हैं। ठीक है जी, देखिए सब्सिडी का भी एक बहुत बड़ा रोल है और सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट यानी 10 पैसे खर्च करती है, यानी 18 और 10 को आप ऐड कर दीजिए तो लगभग 28% मनी केवल और केवल गवर्नमेंट क्या करती है, वीकर सेक्शन के जो समाज में वीकर सेक्शन है उन तक पहुंच बनी रहे, उसलिए क्या होती है सरकार 28% इनकम यानी लगभग 1/3 ऑफ द मनी इकोनॉमी की खर्च करती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास एक प्रकार का मॉनेटरी बर्डन जनरेट होता जाता, कहीं ना कहीं घाटे का रीजन होता। केंद्र प्रायोजित योजनाएं जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो योजनाएं लॉन्च की जाती है, आपने देखा होगा मिड डे मील, आपने देखा होगा मनरेगा, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये योजनाएं होती है तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ शेयर होता है, उसमें 10% खर्च होता है। आप देखिए रक्षा व्यय पर जो आपके पास सुरक्षा का एक मामला होता है उस पर 9% का एक्सपेंडिचर किया जाता है। और 8वां पॉइंट है वित्त आयोग एवं अन्य स्थानांतरण पर 5 पैसे खर्च किए जा रहे हैं। तो ये मैंने 2017-18 का बजट आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, 2017-18 का बजट जब आपके साथ मैंने डिस्कस किया तो इसमें आपको ये बात समझ में आई कि वास्तव में जो हमारे पास इनकम तथा एक्सपेंडिचर की जो महत्वपूर्ण मदें हैं वो कहां पे हम लोग खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो आपकी डाल्टन के अनुसार सार्वजनिक आय का संकुचित एवं व्यापक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। व्यापक अर्थ में समस्त प्रकार की आय तथा प्राप्तियों को शामिल किया जाता है, जितनी प्रकार की हमारे पास ठीक है इनकम आती है, ठीक है, उसको हम इसके अंतर्गत सम्मिलित कर लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट की इनकम क्या होती है, जितनी रेवेन्यू प्राप्त होती है, चाहे वो उधार से प्राप्त हो, चाहे वो डोनेशन से प्राप्त हो, चाहे वो टैक्स से प्राप्त हो, चाहे वो शुल्क से प्राप्त हो, उन सारी प्राप्तियों को सार्वजनिक आय का पार्ट माना जाता है और जिसे प्रायः आगम के रूप में जाना जाता है। यानी आगम का मतलब होता है रेवेन्यू, ठीक है, ना कि इनकम, रेवेन्यू के नाम से जाना जाता है। संकुचित अर्थ में केवल वे प्राप्तियां शामिल की जाती हैं जो आय के साधारण विचार में सम्मिलित हैं। ठीक है, तो सार्वजनिक आगम के जो गवर्नमेंट की इनकम का मेन स्रोत हैं वो कौन कौन से स्रोत हैं, तो हम इसमें डिस्कस करते हैं कि इसमें 2 प्रकार के बेसिक स्रोत आते हैं। पहला आपके कर स्रोत और दूसरा हमारे पास गैर कर आगम स्रोत। 2 प्रकार के बेसिकली स्रोत हैं और इन दोनों स्रोत के आधार पर सार्वजनिक आगम हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब आपको बाइफर्केशन करना कि कर स्रोत से कितना हमको पैसा मिला और गैर कर स्रोत से हमको कितना पैसा मिला, इन सब पर हम बात करेंगे। किंतु उपर्युक्त सारणी में सार्वजनिक आगम को मुख्यतः 3 रूपों में प्रत्यक्ष आगम, व्युत्पादित आगम तथा अनुमानजनक आगम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 रूप में हम आगम को देखेंगे। तो अब देखिए पहला कर आगम। कर आगम के अंतर्गत अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक आगम के विभिन्न स्रोतों में कर आगम को मूल स्रोत कहा है कि जो गवर्नमेंट की आय का मूल स्रोत है वो टैक्स है। इन्होंने कहा कि टैक्स जो होता है गवर्नमेंट की इनकम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है और टैक्स से ही उसे सबसे ज्यादा इनकम या आय प्राप्त होती है। ठीक है, इसको संकुचित अर्थ में केवल करों तक सीमित किया जाता है, लेकिन विस्तृत अर्थ में कर आगम के अंतर्गत केवल करों को नहीं बल्कि शुल्क तथा दंड तथा जुर्माना और विशेष निर्धारण आदि को शामिल किया जाता है। तो कर आगम के अंतर्गत आप केवल टैक्स को नहीं इंक्लूड करिए,
शुल्क को भी इसमें ऐड करिएगा, इसमें दंड को भी आप ऐड करिएगा जो पनिशमेंट मिलता है, ठीक है, जो जुर्माना आपके ऊपर लगता है वो भी गवर्नमेंट की इनकम का पार्ट होता है। ये सारी इनकम क्या होती है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा होती है और ट्रेजरी के माध्यम से गवर्नमेंट को आय प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार इसे हम लोग व्युत्पादित आगम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कर आगम की मुख्य मदें निम्नलिखित हैं। पहला है आपका टैक्स, कर आगम के अंतर्गत पहला आपका आता है टैक्स। दूसरा आपका आता है प्रशासनिक आगम, जिसमें आप फीस की बात करते हो, आप शुल्क की बात करते हो, लाइसेंस फीस की बात करते हो, जुर्माना की बात करते हो और दंड की बात करते हैं। एंड विशेष निर्धारण आपने देखा होगा, कुछ स्पेशल प्रकार के टैक्स विशेष परिस्थितियों में लगाए जाते हैं, वो भी गवर्नमेंट की आगम का एक विशेष स्रोत के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार जो कर आगम होते हैं, कर आगम के अंतर्गत कर तथा अन्य आगमों को भी ऐड किया गया है, ठीक है। कर राजस्व में सरकार के आगम का मूल स्रोत कर है। गवर्नमेंट जब भी अपना इनकम की बात करती है तो टैक्सेबल इनकम की बात ज्यादा करती है, यानी टैक्सेबल इनकम को कलेक्ट करने की ज्यादा बात कहती है, जिन्हें सरकार सार्वजनिक आगम का अति महत्वपूर्ण एवं संकट के समय आगम की गारंटी समझती है। इसलिए कर सरकार की एक अनिवार्यता है, यानी आपको टैक्स पेमेंट करना है और विदाउट टैक्स के, आपको मैंने पूर्व के लेक्चर में बताया था कि विदाउट टैक्स के आप कभी भी नहीं बच सकते हो। तो टैक्स एक प्रकार का कंपलसरी बर्डन है और इस बर्डन को आपको बियर करना ही पड़ेगा। इसलिए सार्वजनिक आगम का प्रश्न उठते ही सामान्यतया लोग करों को सरकार के आगम का मुख्य स्रोत बतलाने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को मोस्ट ऑफ द इनकम टैक्स से मिलती है। इसलिए लोग कहते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट की इनकम का मुख्य स्रोत कर है, लेकिन कर के अलावा अन्य मदें भी हैं जिससे गवर्नमेंट को आय प्राप्त हो जाती है। प्रोफेसर टेलर ने कहा था, कर आगम को सरल शब्दों में निम्न प्रकार से कहा जा सकता है कि कर वे अनिवार्य भुगतान है जिसके बदले में करदाता को कोई प्रत्यक्ष लाभ की आशा किए बगैर चुकाना पड़ता है। जैसे हमने कहा कि ए व्यक्ति ने टैक्स पेमेंट किया, ए व्यक्ति ने टैक्स अगर पेमेंट किया तो उसके बदले में कोई रिवार्ड मिले, इट इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है। यही एक टैक्स की बेस्ट डिफिनीशन होती है कि टैक्स एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है और जिसके बदले में आप कुछ भी रिवार्ड की या कुछ भी उसके प्रतिफल में प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार कर जो सरकार के मुख्य आगम का स्रोत है, उन्हें दो रूपों में विश्लेषित किया गया है और वो आपके हमने डिस्कस किया था, प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर। तो आपने देखा होगा प्रत्यक्ष कर का शेयर वहां पर कितना अधिक था जो आपने आयकर के रूप में वहां पर देखा था, और अप्रत्यक्ष कर भी भारत में बहुत अधिक इंप्लीमेंट किया जाता है ताकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू काफी अधिक कलेक्शन करके दे सके। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर दो प्रकार के कर होते हैं जो गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू का एक बेसिक पार्ट बनते हैं और जो काफी अधिक इनकम रेवेन्यू कलेक्शन में सहयोग करते हैं। प्रत्यक्ष करों में जहां हमने आपसे डिस्कस किया था आयकर की, जहां पर हमने आपसे डिस्कस किया था संपत्ति कर को, जहां पर हमने डिस्कस किया था मृत्यु कर को, ठीक है। वहीं अप्रत्यक्ष करों में हमने आपसे डिस्कस किया था उत्पादन कर को, आपसे डिस्कस किया था व्यापार कर को जिसको सेल्स टैक्स कहते हैं, वर्तमान में जीएसटी में कन्वर्ट हो चुका है, मनोरंजन कर को, इंटरटेनमेंट टैक्स को, सीमा शुल्क को, आयात व निर्यात शुल्क को आदि। तो इस प्रकार ये गवर्नमेंट की इनकम का डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स एक मेजर पार्ट बन जाते हैं और इससे गवर्नमेंट को एक ह्यूज रेवेन्यू प्राप्त हो जाती है। अब बताइए प्रशासनिक आगम की बात करते हैं। प्रशासनिक आगम का मतलब होता है कि ये एक प्रकार का फी, दंड या जुर्माना होता है। सार्वजनिक आगम में करों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की वसूली जैसे फीस, ठीक है, जुर्माना, दंड, लाइसेंस फीस आदि को प्रशासनिक आगम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको व्युत्पन्न आगम कहते हैं। अगर उस सुविधा का आप प्रयोग करना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा या कोई पनिशमेंट, जैसे आपने क्या किया, बाइक ड्राइविंग कर रहे हैं और ड्राइविंग करते वक्त आपने हेलमेट नहीं लगाया तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा,
ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रशासनिक आगम के स्रोत होते हैं और ये भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू का स्रोत बन जाते हैं, क्योंकि इन आगम को प्रशासन के कार्यों से प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है और एक एडमिनिस्ट्रेशन काम करने के कारण प्राप्त होता है, इसलिए इसे हम प्रशासनिक आगम की संज्ञा देते हैं। जिसमें आपका आता फीस या शुल्क। ठीक है, आपने देखा होगा कॉलेज स्कूल्स में फीस इंप्लीमेंट की जाती है, तो इसके बदले में आपको सुविधाएं देना अनिवार्य है। जैसे जो बच्चा फीस जमा करता है, आपने क्या किया, उसको एजुकेशन प्रोवाइड किया। ठीक है, जो आपने जैसे बिजली में है, आपने फीस या चार्जेस शुल्क प्रोवाइड किया तो आपको बिजली का कनेक्शन प्रोवाइड किया गया। तो फीस या शुल्क वो भुगतान होता है जिसके बदले में आपको अनिवार्य रूप से उसका लाभ दिया जाना अनिवार्य है। जबकि टैक्स के अंतर्गत अगर आप टैक्स पेमेंट करते हो तो टैक्स के बदले में आपको कुछ भी प्राप्त हो जाए ये अनिवार्य नहीं है। तो सार्वजनिक आगम में फीस या शुल्क का प्रमुख स्थान है। 301 एक ऐसा अनिवार्य भुगतान है जो सरकार द्वारा प्रदत्त किसी विशेष लाभ के बदले आंशिक या पूर्ण लागत के बराबर व्यक्ति अथवा संस्था से वसूल की जाती है। इसलिए फीस अथवा शुल्क विशेष लाभ की लागत है जो किसी व्यावसायिक सेवा का भुगतान नहीं अपितु प्रशासनिक सेवाओं के भुगतान के प्रतिफल में आपको पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये फीस और शुल्क आपका हो गया। इसकी विशेषता क्या है? फीस करों की भांति एक अनिवार्य भुगतान है। ठीक है, जैसे टैक्स आपको कंपलसरी बर्डन है, उसी प्रकार फीस भी आपको पेमेंट करना है, लेकिन कर के पीछे आपको लाभ मिले ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन फीस के पीछे आपको लाभ मिले ये अनिवार्य है। फीस सेवाओं के बदले का भुगतान है, मतलब कि कुछ ना कुछ आप इससे लाभ प्राप्त करते हैं, उससे जो प्राप्त होता है उसको भुगतान इसमें किया जाता है। फीस का भुगतान सेवा लागत का अंशदान है, जैसे स्टाम्प ड्यूटी। ठीक है, तो स्टाम्प फीस क्या होता है कि आपने सेवा लागत है तो आपने उसकी सेवा लिया, इसलिए आप उसका भुगतान कर रहे हैं। ठीक है, लाइसेंस फीस, सामान्य भाषा में फीस व लाइसेंस फीस के मध्य अंतर नहीं किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा गाड़ियों का लाइसेंस आप बनवाते हो, ठीक है, फीस और लाइसेंस में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ बेसिक्स अंतर हैं वो हम देखते हैं। तो लाइसेंस फीस व सामान्य फीस में अंतर कुछ होता है, बेसिक अंतर। वो अंतर क्या है? फीस अथवा शुल्क सरकार द्वारा प्रदत्त किसी विशेष सुविधा के बदले वसूल किया जाता है, जबकि लाइसेंस फीस की प्रकृति भिन्न है। ठीक है, इसमें क्या होता है? विशेष सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है और विशेष सुविधा के बदले में जो कुछ इंप्लीमेंट किया जाता है वो आपकी फीस या शुल्क होता है, लेकिन लाइसेंस फीस की प्रकृति भिन्न है। आपका लुट जी का मत है कि फीस या लाइसेंस उन मामलों में देय होती है जब सरकार किसी कार्य को संपन्न कराने हेतु कोई सुविधा नहीं देती है। ठीक है, वरन व्यक्ति या संस्था को कार्य करने की अनुज्ञा प्रदान करती है। जैसे व्यापार में आपने देखा होगा कि आप कोई व्यापार करना चाहते हो तो आप परमिशन लेते हो, सरकार आपको कोई और हेल्प नहीं करेगी, केवल और केवल आपको परमिशन प्रोवाइड करेगी, तो वो कहते हैं लाइसेंस बनवाना। लेकिन शुल्क के बदले में सरकार आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट अवश्य देगी। तो एक प्रकार से ये लाइसेंस फीस जो होती है एक प्रकार की परमिशन फीस होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा, बेसिक पॉइंट है कि लोग जो फीस और लाइसेंस फीस में अंतर नहीं समझते, वो उनके लिए ये है कि फीस के पीछे जो प्रशासनिक लाभ है वो लाभ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन लाइसेंस के पीछे आपको केवल परमिशन प्रोवाइड की जाएगी और कोई लाभ आप इससे आशा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो निर्यात लाइसेंस, आयात लाइसेंस आपने देखा होगा ये परमिशन दे दी जाती है, और निर्यात और आयात के लिए आपको स्पेशल पैकेज अलग से मिल सकते हैं, लेकिन इसका पार्ट, लाइसेंस का पार्ट कभी नहीं हो सकता है। उद्योगों में पर्यावरण प्रदूषण मुक्ति लाइसेंस, ठीक है, आयुध लाइसेंस इत्यादि। तो लाइसेंस एक प्रकार का परमिशन लेटर होता है जो आपको व्यापार या अन्य क्रियाकलापों के लिए मदद करता है, लेकिन कभी भी ये इसमें प्रशासन आपको हेल्प कर या प्रशासन से आप हेल्प की अपेक्षा नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपने देखा होगा कई वीडियोस बनते हैं कि हमने रोड टैक्स भरा, हमने लाइसेंस लिया और रोड की कंडीशन बहुत खराब है, लोगों ने कहते हैं कि कंपलसरी ये होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट कोशिश करती है अपना रोड मेंटेन करने के लिए, लेकिन आप उसको लाइसेंस फीस के आधार पर कंप्लेन नहीं कर सकते हो कि नहीं इसको कंपलसरी रूप में हम गवर्नमेंट के ऊपर पेनल्टी लगाते कि आपने क्यों नहीं रोड को मेंटेन करके रख रहे हैं। ठीक है,
अगला पॉइंट है आपका जुर्माना या दंड। जुर्माना या दंड सार्वजनिक आगम का प्रशासनिक कारणों से उत्पन्न स्रोत जुर्माना अथवा दंड है। सामान्यतः सरकार जब जनता से नियमों का उल्लंघन करने के बदले अर्थदंड अथवा जुर्माना वसूल करती है तो ऐसी व्यवस्था को जुर्माना या दंड कहते हैं। जैसे बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना लगता है, न्यायालय द्वारा अर्थदंड वसूल करना इत्यादि। तो ये भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू का एक मेजर पार्ट बन जाता है। ठीक है, अब ये तो आपने कर आगम की बात की थी, ये कर आगम आपने देखा। अब हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है गैर कर आगम। इसे हम व्युत्पादित आगम की संज्ञा देते हैं कि ये आपका एक प्रकार का ड्राइव्ड रेवेन्यू है। ड्राइव्ड रेवेन्यू की बात करते हैं कि ये अन्य प्रकार से उत्पादित है। तो गैर कर आगम सरकार के महत्वपूर्ण स्रोत, मतलब कम महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत के अंतर्गत माने जाते हैं। और इसके अंतर्गत जैसे कर और फीस को सरकार बलात् वसूल करती नहीं, आप कंपलसरी है, उसी प्रकार से इसको बलात् सरकार वसूल नहीं करती है। प्रायः सरकार ऐसे आगम को सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक उद्योगों, क्षतिपूर्ति या जप्ती तथा उपहार के रूप में प्राप्त करती है। ठीक है, इसलिए सरकार को ऐसा आगम उसके बाप्तियों कार्यों पर निर्भर होता है। यदि सरकार के उत्पादन एवं सेवाओं संबंधी क्रियाएं विकसित हैं तो निश्चय ही ऐसे आगम लाभकारी होंगे। ठीक है, तो इसके विपरीत उत्पादन तथा सेवाएं अत्यंत न्यून है तो गैर कर आगम शून्य हो गए। तो गैर कर आगम इसके अंतर्गत हमने बताया ना कि जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, जैसे वो कंपनियां, जैसे बिजली कंपनी है पब्लिक सेक्टर की, एक अपना ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करती है। आपकी गवर्नमेंट की रोडवेज बस है वो रेवेन्यू जनरेट करके देती है, रेलवे है रेवेन्यू जनरेट करके देती है। तो ये नॉन टैक्स इनकम के अंतर्गत होती है और गवर्नमेंट की इस प्रकार की जितनी अधिक सर्विसेज होती हैं उसके बदले में सरकार को बहुत अधिक सेवाएं भी प्राप्त होती है। तो गैर कर आगम के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? सार्वजनिक उपक्रम, जितने गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, ठीक, गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, उन कंपनीज को जितनी इनकम मिलती है वो वास्तव में गैर कर आगम के अंतर्गत रखा जाता है। तो गैर कर आगम के अंतर्गत जब हम इनकी बात करते हैं तो सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को स्थापित करके उत्पादन वृद्धि के अनवरत प्रयास किए हैं। फलतः विविध सार्वजनिक उपक्रम एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थापित हो चुके हैं। इन उपक्रमों से उत्पादित माल को विक्रय करने के बाद जो आय प्राप्त होती है वो सार्वजनिक या लोक आगम कहलाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की जैसे बीएसएनएल कंपनी से प्राप्त इनकम को आप गैर कर आगम के स्रोत के अंतर्गत रख सकते हैं और ये एक प्रकार का एक अच्छा पार्ट होता है। इसमें सर्विसेज भी शामिल होती हैं, गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सेवाएं। ठीक है, इनमें वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय मूल्य से जो आय प्राप्त होती है उसे सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त आगम अथवा मूल्य आगम भी कहकर संबोधित करते हैं। जैसे सार्वजनिक उपक्रम आयुध निर्माण, लोहे एवं इस्पात, भारी इंजीनियरिंग सेवाएं, रेलवे, सड़क परिवहन, डाक तार सेवाएं, दूर संचार, बैंकिंग सेवाएं आदि से प्राप्त आय को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, सरकारी संपत्ति से प्राप्त आगम, जब सरकार स्वयं संपत्ति, जैसे भूमि सरकार की, गवर्नमेंट की भूमि है, गवर्नमेंट का कोई भवन है, गवर्नमेंट के जंगल है आदि से लगान वसूल करके, तो सरकार के ये भी आगम का एक स्रोत है। आपने देखा होगा कि सरकार के पास जो जमीन होती है उसका टेंडर जारी करती है, 1-2 साल के लिए लीज पे जारी करती है और उसके परिणाम स्वरूप एक भारी मात्रा में उसको रेवेन्यू जनरेट होती है। दूसरा, जंगलों में प्राप्त होने वाली लकड़ियों को ये नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में बेचती हैं, इससे भी गवर्नमेंट को काफी अधिक इनकम प्राप्त होती है। तो ऐसे आगम को सरकारी संपत्ति से आगम कहते हैं। अर्थशास्त्र में ऐसे आगम को विस्तृत रूप में निम्नलिखित वर्णन करते हैं। जैसे सरकारी संपत्ति पर, जैसे भूमि पर प्राप्त लगान, आपने देखा होगा रोड के किनारे, आपने देखा होगा जट्रोफा की खेती इस समय बहुत ज्यादा हो रही, तो सरकार कहीं ना कहीं लीज पर वो भूमि को देती है और चाहती है कि उससे गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त हो। वो भूमि चाहे कृषकों की भू स्वामित्व संबंधी हो, आपने देखा होगा गवर्नमेंट रेंट लगाती है और वो इनकम का एक अच्छा पार्ट बनता है। सरकारी भूमि जिसे किराए पर दिया गया हो, सामूहिक अथवा सहकारी खेती की भूमि इस श्रेणी के अंतर्गत आती है। और इसी प्रकार भवन के रूप में सरकारी उद्योगों के भवन, सरकारी
बस्तियां, श्रमिकों की बस्तियां आदि पर किराया वसूल किया जाता है। इतना ही नहीं, वनों पर लगान देय होता है, और यदि पशुओं को चराने की छूट वनों में दी जा रही तो इसके बदले भी सरकार किराया वसूलती है। वनों की भूमि पर लगान की प्रक्रिया अभी सामान्य प्रचलन में नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू का स्रोत होता है गवर्नमेंट की संपत्तियों से मिलता है, और इन संपत्तियों के आधार पर गवर्नमेंट को एक अच्छी रेवेन्यू प्राप्त हो जाती है। फिर आपने देखा होगा गैर कर स्रोत के अंतर्गत क्षतिपूर्ति या जप्ती। क्षतिपूर्ति या जप्ती आपने देखा होगा कुड़की जिसको कहते हैं ना, कि आप नीलामी हो गई, तो ये भी वास्तव में गैर कर के अंतर्गत गवर्नमेंट को प्राप्त हो जाती है। सार्वजनिक आगम में गैर कर आगम स्रोत के रूप में क्षतिपूर्ति अथवा जजबी के अत्यंत महत्वपूर्ण आगम है। आगम सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति संस्था से वसूल किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने गवर्नमेंट को कोई क्षति पहुंचाई तो आपसे वो सारी चीजें वसूल करेंगे। इस प्रकार जब्ती सरकारी आगम का स्रोत है। सरकार को गैर कानूनी रूप पर अनधिकृत रूप में सोना अथवा धन, जिसे हम काला धन रखने वाले व्यक्तियों, संस्था से समग्र सोना तथा धन जब्त कर लिया जाता है, ऐसे आगम को क्षतिपूर्ति अथवा जब्ती कहते हैं। आपने देखा होगा कि ब्लैक मनी वो मनी होती है जो टैक्सेबल होती है, बट आपने टैक्स उस पर नहीं पेमेंट करते, वो मनी को आप कहते हैं ब्लैक मनी में के रूप में जाना जाता है। और गवर्नमेंट इनकी जब जब्ती कर लेती है, इनकम टैक्स विभाग जब आप पे रेट डालता है, तो उसके परिणाम स्वरूप ये क्या होता है, इनकम जो जनरेट पाई जाती है, इसको भी गैर कर स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। अनुदान, गवर्नमेंट को कभी कभी गिफ्ट मिल जाते हैं। ठीक है, गिफ्ट मिल जाते हैं, कोई सरकार दे। अभी कोविड के काल में आपने देखा होगा गवर्नमेंट को कितनी अधिक अनुदान प्राप्त हुआ, तो ये अनुदान जो होता है ये भी एक बड़ा इनका इनकम का एक सोर्स माना जाता है, स्रोत माना जाता है। ठीक है, और उपहार या अनुदान समानार्थक समझे जाते हैं, किंतु अनुदान की प्रकृति में उपहारों से आंशिक मित्रता है। ठीक है, क्योंकि संघीय वित्त व्यवस्था में जब केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कुछ विशिष्ट कार्यों अथवा सेवाओं के लिए अनुदान प्रदान करती है, तो इसे एक सरकार द्वारा अन्य सरकार को प्रदत्त आर्थिक सहायता कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास इकोनॉमिक सब्सिडी के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पर एक कंट्री दूसरे कंट्री को हेल्प करते हैं तो ये काफी आपको हेल्पफुल माना जाता है, जो इनकम का एक पार्ट बन जाता है। तो इस प्रकार जो आपका अनुदान हो गया, आपका एक प्रकार का सहायता हो गई, और एक प्योर आपका गिफ्ट हो जाता है, जो सार्वजनिक आगम में उपहार एक प्रमुख गैर प्रधान है, जो स्वेच्छा से व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा सरकार को उपहार के रूप में प्राप्त होता है। प्रायः लोग देश के आर्थिक संकट, युद्ध की अवस्था, आपातकाल में ऐसे उपहार प्रदान करते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारे देश में जब आपातकाल पड़ा था कोविड-19 में, बहुत अधिक मात्रा में उपहार प्रदान किए गए थे। अन्य शब्दों में इसे हम लोग दान भी कहते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप में सरकार की आय में शामिल नहीं होते हैं, प्रत्यक्ष रूप में सरकार की आय में शामिल होते हैं। ठीक है, और भारतवर्ष में 1962 में चीन युद्ध में, 1965 में पाक युद्ध में समय में ऐसा दान दिया गया था। तो आपने देखा होगा जब इंटरनेशनल लेवल पर कोई कंट्रोवर्सी या कोई ऐसा प्रॉब्लम्स जनरेट होती जहां पर लगता है जैसे गृह युद्ध वाली प्रॉब्लम आ गई, या कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गई जिससे वहां के लोगों को काफी अधिक प्रॉब्लम्स होती है, तो इंटरनेशनल लेवल पर इस प्रकार के उपहार एक कंट्री दूसरे कंट्री को प्रोवाइड करती है, जो इनकम का स्रोत माना जाता। और आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू की मेन आइटम्स है, रेवेन्यू के मेन आइटम्स में इस प्रकार के उपहारों का एक बहुत अच्छा योगदान है। तो इस प्रकार उत्तरकाशी में भीषण भूकंप के समय जनता ने सरकार को दान दिया था। कुछ भारतीयों को विदेशों में उपहार राशि प्राप्त होती है, उन्हें उत्कृष्ट कार्यों के लिए दी जाती है। इस प्रकार एक देश से दूसरे देश को उपहार प्रदान किया जाता है, और ये एक प्रकार से इनकम का सोर्स बन जाता है। तो इस प्रकार हमने आज आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, बेसिक हमने आपके साथ डिस्कस किया कि सरकार जो होती है, सरकार के पास आय की मदें, टेंटेटिव आय की मदें, आपने देखा होगा कर जो मदें हैं वो कर मदें हैं, लेकिन गैर कर मदें भी बहुत अधिक होती हैं, और इन गैर कर मदों से भी गवर्नमेंट को काफी अधिक रेवेन्यू प्राप्त होती है। और कर मद के अंतर्गत हमने बात किया कि प्रत्यक्ष कर से
आपको गवर्नमेंट को इनकम प्राप्त होती है और साथ ही साथ अप्रत्यक्ष कर से गवर्नमेंट को इनकम प्राप्त होती है। लेकिन गैर कर के अंतर्गत अन्य आपके पास जो शुल्क है, फीस है, उपहार है या सार्वजनिक संपत्तियों से मिलने वाले टैक्स को मिलने वाली इनकम को, रेवेन्यू को इसके अंतर्गत रखा जाता है। और दूसरी अब हम बात करेंगे, जब आपके साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो व्यय पे बात करेंगे और सरकार इस पाने वाली आय को कहां कहां पे खर्च करती है। और इसको जब हम एक ही प्लेटफॉर्म पे आपके साथ स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगा आपका बजट कहलाएगा, कि आय और व्यय की सारी मदों को जब हम एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ देंगे, एक प्लेटफॉर्म में आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो वो कहलाता है बजट। और इसी बजट का कॉन्सेप्ट को मैं अगर आपके साथ डिस्कस करता हूं कि अगर सरकार का जो बजट होता है, अगर आय की मदें तथा व्यय की मदें दोनों मदें बराबर हैं, तो इन मदों को हम संतुलित बजट कहेंगे। क्या कहेंगे? संतुलित बजट। लेकिन अगर आय का मान कहीं से ज्यादा हो जाए और व्यय का मान कम हो जाए, कोई ऐसी इकोनॉमी है जहां पर आय ज्यादा है, इनकम ज्यादा है और उनके खर्च कम है, तो इसे हम लोग घाटे का बजट कहेंगे। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा। ये सरप्लस का बजट, ये बचत का बजट कहलाएगा, बचत का बजट कहलाएगा। और अगर आपका व्यय का मान ज्यादा है और आय का मान कम है, तो ये आपका घाटे का बजट कहलाएगा। तो बैलेंस बजट अधिकतर विकसित देशों में बनता है। कहां बनता है? आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो संतुलित बजट होता है, ये संतुलित बजट का मतलब होता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर जहां पर दोनों बराबर होते हैं, तो उस बजट को संतुलित बजट कहते हैं। लेकिन सरप्लस बजट उन कंट्रीज में होता है जहां पर आपने देखा होगा इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए वहां पर इस प्रकार का बजट बनाया जाता है, तो वो आपका सरप्लस बजट होता है। यहां पर इनकम का मान ज्यादा होगा और एक्सपेंडिचर का मान कम होता है। ठीक है, तो इनकम जितना प्राप्त होती है गवर्नमेंट को, उससे कम खर्च करती है, तो वो आपका सरप्लस बजट कहलाता है। और भारत जैसे कंट्री में जहां पर डेफिसिट बजट बनाया जाता है, तो डेफिसिट बजट वो बजट होता है जिसमें एक्सपेंडिचर का मान ज्यादा होता है, खर्च सरकार के ज्यादा होते हैं और प्राप्त होने वाली इनकम कम होती हैं, तो ये आपके पास डेफिसिट बजट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप जरूर याद रखिएगा कि कौन सा बजट होता है। क्लासिकल अर्थशास्त्री जो हमारे पूर्ववर्ती अर्थशास्त्री जो थे, वो संतुलित बजट के बड़े हिमायती थे, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कहा कि नहीं, हमको घाटे का बजट बनाना चाहिए। लेकिन जैसे हमारे देश में बेरोजगारी और इनकम जनरेशन की समस्या समाप्त हो जाएगी, वैसे ही हम इस प्रकार के बजट को संतुलित बजट में या सरप्लस बजट में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये एक कंट्री के लिए अच्छा हो जाएगा और बेस्ट माना जाता है इस प्रकार का बजट। तो ये तीनों बजट के कॉन्सेप्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और भारत में आज भी फिस्कल डेफिसिट की बात क्यों की जाती है, फिस्कल बजटिंग की बात क्यों, डेफिसिट बजटिंग की बात क्यों की जाती है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा।